कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं और हमारे पैरों के नीचे की जमीन, इनके बीच का रिश्ता कितना गहरा है? आज हम भारत की इसी मिट्टी की बात करेंगे, जो वाकई में हमारे जीवन का आधार है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत एक थोड़ी सी गंभीर बात से करते हैं। एक ऐसा संकट जो हमारे पैरों के ठीक नीचे है और जो धीरे धीरे हमारी नींव को खोखला कर रहा है। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। 30%, मतलब भारत की कुल जमीन का लगभग 1/3 हिस्सा। इसको ऐसे समझिए जैसे पूरा राजस्थान और मध्य प्रदेश मिला दें, उतना बड़ा इलाका आज मिट्टी के कटाव से जूझ रहा है। एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी सबसे कीमती, सबसे उपजाऊ परत खोता जा रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जमीन है क्या चीज जिसे हम खो रहे हैं? देखिए, इस समस्या को समझने के लिए पहले हमें मिट्टी को समझना होगा। ये सिर्फ धूल नहीं है, ये तो अपने आप में एक जीती जागती दुनिया है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बात है 1963 की, जब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR ने भारत की मिट्टी को साइंटिफिकली क्लासिफाई किया। उन्होंने पाया कि हमारे देश की मिट्टी को मोटे तौर पर 8 बड़े ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। और ये है वो 8 मुख्य प्रकार। जलोढ़ मिट्टी, जो देश का अन्न भंडार है। फिर है काली मिट्टी, जो कपास के लिए फेमस है। लाल मिट्टी, जिसका रंग लोहे की वजह से लाल होता है। और इनके अलावा लैटेराइट, वन और पर्वतीय, शुष्क, लवणीय और पीठ मिट्टी। हर मिट्टी की अपनी एक अलग कहानी है। और ये नक्शा, ये इस सफर में हमारा गाइड है। देखिए कैसे ये 8 तरह की मिट्टियां पूरे देश में एक रंग बिरंगी चादर की तरह फैली हुई हैं। तो चलिए इसी नक्शे के साथ भारत की जमीन का ये सफर शुरू करते हैं। अपनी पड़ताल हम शुरू करते हैं उन 3 सबसे जरूरी मिट्टियों से, जो न सिर्फ हमारी खेती की रीढ़ हैं, बल्कि करोड़ों लोगों का पेट भी भरती हैं। नंबर 1 पर है अलूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। सोचिए, भारत की करीब 45.6% जमीन पर यही मिट्टी है। ये बनती है नदियों के जरिए बहाकर लाई गई गाद से, और इसी वजह से ये इतनी ज्यादा उपजाऊ होती है। ये उत्तर भारत के मैदानों की जान है। ये मिट्टी आपको सिंधु गंगा के बड़े बड़े मैदानों और कोस्टल एरियाज में मिलेगी। इसमें पोटाश और चूना तो खूब होता है, लेकिन हाँ, फॉस्फोरस की थोड़ी कमी रहती है। इसके बावजूद इसकी जबरदस्त उपजाऊ शक्ति की वजह से ही चावल, गेहूं, गन्ना और दालों की बम्पर फसल होती है। ये एक असली पावर हाउस है। अब चलते हैं काली मिट्टी की तरफ, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। इसकी सबसे खास बात है इसकी नमी सोख कर रखने की गजब की क्षमता, और यही वो क्वालिटी है जो इसे कपास की खेती का बादशाह बनाती है। ये ज्यादातर डेक्कन प्लाटू यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे इलाकों में मिलती है। इसकी एक और बड़ी अनोखी बात है, जब ये सूखती है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इससे होता ये है कि हवा जमीन में अंदर तक चली जाती है, एक तरह से नेचुरल प्लाउइंग हो जाती है। इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, और ये कपास के साथ साथ गन्ना और मूंगफली के लिए भी परफेक्ट है। और अब बारी है हमारे तीसरे एग्रीकल्चरल जायंट की, लाल और पीली मिट्टी। ये भारत का सबसे बड़ा सॉइल ग्रुप है, जो पेनिनसुलर इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। इसका लाल रंग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। ये मिट्टी दक्षिण, पूर्व और मध्य भारत में मिलती है। देखिए, इसकी फर्टिलिटी जगह जगह बदलती है। ऊंचे इलाकों में ये कम उपजाऊ होती है, लेकिन घाटियों में काफी अच्छी होती है। और एक मजेदार बात, जब इस लाल मिट्टी को पानी मिलता है ना, तो ये पीली दिखने लगती है। अगर सिंचाई सही हो तो इसमें बाजरा, दालें और तंबाकू जैसी फसलें भी बढ़िया होती हैं। तो खेती के इन 3 बड़े खिलाड़ियों को तो हमने समझ लिया। चलिए बाकी बची 5 खास मिट्टियों पर भी एक तेज नजर डालते हैं, जो हमें देश के अलग अलग कोनों की कहानी सुनाती हैं। तो सबसे पहले है लेटेराइट मिट्टी। ये उन इलाकों में बनती है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। बारिश पोषक तत्वों को तो बहा ले जाती है, लेकिन ये मिट्टी चाय, कॉफी और काजू के लिए बेहतरीन है। फिर है वन मिट्टी, जो पहाड़ी ढलानों पर मिलती है। ये ह्यूमस यानी जैविक पदार्थों से भरपूर होती है, इसीलिए मसालों और बागानों के लिए बेस्ट है। और आखिर में रेगिस्तानी मिट्टी, ये राजस्थान और गुजरात के सूखे इलाकों में है, रेतीली और खारी, लेकिन बाजरा जैसी फसलें जिन्हें कम पानी चाहिए यहाँ उग जाती हैं। और यहाँ हम 2 बिल्कुल अलग तरह की मिट्टियों को देख रहे हैं। एक तरफ है लवणीय मिट्टी, जो सूखे इलाकों में बनती है,
जहां पानी भाप बन जाता है और नमक पीछे छूट जाता है, जिससे जमीन बंजर हो जाती है। और दूसरी तरफ है पीट मिट्टी, जो बहुत ज्यादा नमी वाले इलाकों में बनती है। ये काफी एसिडिक होती है। ये दोनों भारत की मिट्टी की जबरदस्त डाइवर्सिटी को दिखाती हैं। तो घूम फिर कर हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। अब जब हम इन सभी मिट्टियों की अहमियत को समझ चुके हैं, तो मिट्टी के कटाव की समस्या और भी ज्यादा बड़ी लगने लगती है। हमारा भविष्य इसी जमीन से जुड़ा हुआ है। तो ये मिट्टी का कटाव या सॉइल इरोजन आखिर है क्या? सीधी भाषा में, ये वो प्रोसेस है जिसमें जमीन की सबसे उपजाऊ, सबसे ऊपरी परत हवा या पानी से बहकर कहीं और चली जाती है। और चिंता की बात यह है कि हम इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से ये प्रोसेस कई गुना तेज हो गया है। और इसमें हमारी भूमिका बहुत बड़ी है। जंगलों की कटाई, खेती के गलत तरीके, जानवरों से ज़रूरत से ज़्यादा चराई करवाना और कंस्ट्रक्शन के लिए ज़मीन साफ करना, ये सब मिलकर मिट्टी के कटाव को एक खतरनाक मोड़ पर ले आए हैं, जो हमारी ज़मीन की सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि मिट्टी सिर्फ हमारे पैरों के नीचे की धूल नहीं है। ये जीवन और खेती की एक जीती जागती, सांस लेती हुई नींव है। ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम इसी जमीन पर रहते हैं और इसी से हमारा पेट भरता है। सवाल यह है कि क्या हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है, क्योंकि इस जमीन का भविष्य ही हमारा भविष्य है।